देखिए, आपकी बार आपका जो सिलेबस है थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ है रीट एग्ज़ाम का। और जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये आपका एसएसटी का सिलेबस है लेवल 2 का। इसके अंदर है ना कुल मिलाकर के 12 यूनिट है ना। पिछली बार 13 थी, एक यूनिट को अगली बार हटा दिया, थोड़े बहुत चेंजेज हुए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे 12 यूनिट हैं तो हर यूनिट से 5 प्रश्न आना ज़रूरी है। मतलब 5 प्रश्न तो आएंगे आएंगे हर यूनिट से, क्योंकि 12 यूनिट हैं, 60 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे सामाजिक अध्ययन के, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके। तो अभी हम सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 5 यहाँ से, 5 इस यूनिट से, 5 इससे, 5 इससे, 5 इससे, 5 इससे, ऐसे करके ये 5-5 प्रश्नों की यूनिट है, टोटल 12 यूनिट है ना। तो अब दोस्तों मेन बात ये है कि हम इनको अभी जो टाइम बच रहा है ना, उस टाइम के अंदर कैसे इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है रीट एग्ज़ाम के लिए, और आपने करी है तो बहुत कम समय के लिए करी है, या फिर आपने 1-2 बार कोर्स कर भी लिया है, तो भी आपको मतलब यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। भी यहाँ से यूनिट वाइज कंप्लीट शॉर्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब भी जो इस लेक्चर में है ना, हम बात करने वाले हैं जस्ट अभी कुछ टाइम के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि यहाँ से 1, 2 और 3 और 4 महाजनपद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता, ये 4 टॉपिक हैं मेन रूप से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से है ना 2 प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, ये पक्का है। बाकी इन तीनों से एक एक प्रश्न आने वाला है, ठीक। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। और साथियों ये जो बातें हैं वो शॉर्ट में कितनी करने वाले हैं, इतनी ही करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आ जाए। अभी आप जो नोट्स देख सकते हैं आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए नोट्स बनाए हैं हमने सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इन नोट्सों को आप पढ़ लो, बस बात ख़त्म हो जाएगी। बुक में, गाइड में बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, आप ना ही तो उसको पढ़ पाओगे, अभी आपने पढ़ाई शुरू करी है तो, और ना ही उनको आप याद कर पाओगे, पूरी तरह से दिमाग ख़राब हो जाएगा। इससे बढ़िया है हमने आपके लिए बुक में से, गाइड में से देखो यहाँ पे शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में कुछ जनरल बातें हैं 2 स्लाइड में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 प्रश्न बनते हैं स्टार्टिंग में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता ने क्या क्या अन्य नाम हुए, विकास, किसने इसकी खोज करी, कौन कौन से मुख्य केंद्र हैं, तिथि क्या है, खोज, युग, इन सब के बारे में देख करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में है ना इसके पूरे चांसेज हैं, पूरे ये नोट्स होने के बाद में यहाँ से प्रश्न आने के कंप्लीट चांसेज है कि यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा इन 2 स्लाइड से, बस इतने से में से एक प्रश्न पक्का है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय को देखेंगे। देखो, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है ना। तो जहाँ से हमारे भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, हमें वो टॉपिक तो यार कम से कम आना चाहिए, और उस टॉपिक से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये रीट एग्जाम के लिए ही होगा सब कुछ, कि ये लिखे हुए जो वर्ड हैं केवल रीट एग्जाम के लिए ही छपे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो उनमें भी ये टॉपिक्स हैं, तो आप उनके अंदर भी आपको काम आएंगे। आरएस की कर रहे हैं तो उसमें भी आएंगे, है ना। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नाम और है हड़प्पा सभ्यता, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इस सभ्यता का जो टाइम है ना, लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में, अब दक्षिण एशिया का जो पश्चिम भाग है प्रेजेंट टाइम में क्या है, पाकिस्तान और पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत के अंदर राजस्थान भी तो आता है ना। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ जो केंद्र थे यहाँ के वो भी हैं राजस्थान के अंदर भी, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा हम आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता, जो नगरी सभ्यता है, उनमें से सबसे ज़्यादा उन्नत सभ्यता थी। मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो सभ्यता थी ना, मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन की, इन सब में से सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, ठीक है। ये जनरल सी बातें थी। इसके अलावा हम बात करें 1920 की, तो देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। तो 2 प्राचीन नगर 1920 में खोज हुई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, MH से याद रख सकते हो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा 1920, है ना।
भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मॉर्सल ने 1924 में सिंधु घाटी में से एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा करी थी, है ना। तो अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो जॉन मार्शल ने घोषणा कब करी थी सिंधु घाटी में से एक नई सभ्यता की? 1924 के अंदर। ये भारतीय पुरातत्व विभाग जो था इसके डायरेक्टर थे उस टाइम में। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व की देखो सबसे प्राचीन जो नदी घाटी सभ्यताएं होती हैं उनमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता भी है ना। अब इसका कोई और नाम है क्या? हाँ, पूछा जा सकता है। बताइए निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो अभी तो हमने बात करी हड़प्पा सभ्यता, एक तो वो है, एक है सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, जो कि हमारे 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक के अंदर भी है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अलग से टॉपिक, ठीक है। विकास, सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती जो नदी है उसके किनारे इसका विकास माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो विकास कहाँ से हुआ, किस नदी के किनारे हुआ? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। अब देखो इसके प्रमुख केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रमुख केंद्र, मोहनजोदड़ो, कालीबंगाल, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। ये क्या है दोस्तों इसके प्रमुख केंद्र? कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, कालीबंगाल, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, पांचों नामों को। राधा मौका लो, राधा को कृष्ण से मिलने का मौका मिल गया तो राधा मौका लो। रा से क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी, धा से हो जाएगा धोलावीरा, मो से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, का से हो जाएगा कालीबंगा और लो से हो जाएगा लोथल, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे राधा मौका लो से याद कर लेना, ठीक। आगे देखिए अब, है ना। अब हम देखते हैं आगे, तो सर्वमान्य तिथि इसकी क्या हो सकती है? देखो इसकी जो सर्वमान्य तिथि है, रेडियो कार्बन पद्धति जो होती है C14, ये क्या है ना, प्राचीन चीज़ों का पता लगाती है, मतलब कितनी एज थी इनकी, कितने साल पुरानी है ये, इस चीज़ का पता लगता है रेडियो कार्बन C14 के द्वारा। ये जो मेथड है इसके द्वारा 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है, ये फैक्ट है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात आती है कि इसकी खोज किसने करी थी? तो गाइस इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। किसने करी थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। युग कौन सा था? प्राक ऐतिहासिक युग की ये संस्कृति मानी जाती है, प्रो हिस्टोरिक जो आप बोल सकते हो इंग्लिश में इसको, प्राक ऐतिहासिक। अब देखिए, है ना, तो दयाराम साहनी खोजकर्ता हो गए। इसके अलावा इस सभ्यता के मुख्य निवासियों के बारे में बात करें ना, तो इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ थे, दक्षिण भारत के और भूमध्य सागरीय लोग थे ये, ठीक है। दक्षिण और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं इनके ऊपर निवास करते थे, तो मूल रूप से यहाँ के निवासी थे ये। बाकी खोज, खाने पीने की खोज में, शिकार की खोज में इधर उधर तो जाते रहते थे। सिंधु सभ्यता जो है सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता है ये, है ना। तो एक प्रश्न आपको दे सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता है? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में सिंधु सभ्यता भी नाम मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं देखूँ आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ें और हम डिस्कस करते हैं इसको लेकर के। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। लाइक का बटन दबाने से क्या है ना यार, हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है ना, और हमारा थोड़ा मन करता है कि हम आपके लिए और बेहतरीन काम ढंग से करें। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, सिंधु सभ्यता जो है इसके जो सबसे ज़्यादा पश्चिम के अंदर जो पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में बात करते हैं। एक तो सुत्कानगेडोर, ये बलूचिस्तान में है, इनको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जैसे मैंने 2 प्रश्नों की बात करी है ना, तो एक तो प्रश्न आपके बन जाएगा यहाँ से लगभग, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ, और उत्तरी पुरास्थल मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। तो इनमें से आपको दे सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल नहीं है, है ना। तो 3 इनमें से देगा, 1 नहीं देगा, इस तरह से प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो इनको आपको ध्यान रखना है। सुत्कानगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ, उत्तरी पुरास्थल मांदा और दक्षिण पुरास्थल दायमाबाद। चलिए, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब ये 6 बड़े नगर कौन कौन से थे? देखो सैंधव सभ्यता का मतलब आप सिंधु घाटी सभ्यता ही समझिए। तो ये 6 थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वा, रिवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, या कालीबंगा भी कह सकते हैं इसको हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? इन 6 के 6 नामों को, मौका है गधों के राखी बांधने का, है ना, के साइलेंट रहेगा इसमें, हाँ आप अन्यथा ना ले लें,
है ना, मतलब बात को मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। तो मो से तो क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो, का से क्या हो जाएगा कालीबंगा, है से क्या हो जाएगा हड़प्पा, गे से क्या हो जाएगा गणवारी वाला, धो से हो जाएगा धोलावीरा, और रा से हो जाएगा राखीगढ़, और खी से हो जाएगा आपका राखी तो हो ही गया राखी गढ़ी। तो ये ऐसे करके 6 टोटल स्थल हैं जो मुख्य बड़े नगर थे ये, है ना, ये हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं आगे, तो हमारे को मिलता है हड़प्पा के सर्वाधिक जो स्थल है ना वो गुजरात से खोजे गए थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा जो स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के वो कहाँ से खोजे गए थे, तो गुजरात आपको ऑप्शन में मिलेगा। आगे हम चलते हैं लोथल और सुतकोतड़ा, टड़ा भी बोल सकते हो इसको, तड़ा भी बोल सकते हो, मतलब समझ जाना वो तो आप एग्ज़ाम के अंदर जो भी लैंग्वेज आए वहाँ पे सुत कोटड़ा मिलेगा या सुत कोतदा भी मिल सकता है। तो ये क्या थे लोथल और सुत कोटड़ा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था ये, है ना। तो आपको पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, तो लोथल मिलेगा और सुत कोटड़ा मिलेगा, दोनों में से एक मिल सकता है, दोनों भी मिल सकते हैं, ठीक। अगला है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो अब आज के बाद में पूछे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा बता देना। नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले, ठीक, दोनों को ध्यान रखना। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से अन्नागार जो मिले थे, मोहनजोदड़ो से अन्नागार, ये क्या है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो आपसे पूछे कि बताइए निम्न में से कौन सी सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार थे ये वाले स्टोक के लिए थे ये, ऐसे समझ लीजिए। आगे चले हम, तो मोहनजोदड़ो से मिला स्नानागार, मतलब नहाने का जो क्षेत्र था मोहनजोदड़ो से मिला है, एक प्रमुख स्मारक है ये, जो कि इसकी आपको चौड़ाई और लंबाई पूछी जा सकती है, कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है ये चौड़ाई और लंबाई। तो आपको क्या है ना, इसको भाई याद करना है लंबाई और चौड़ाई को, क्लियर है। कितनी थी, 11.88 मीटर तो दोस्तों ये था लंबा, और 7 मीटर क्या था भाई चौड़ा, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो से मिला स्नानागार जो था उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी, ऐसे पूछ सकता है। तो चौड़ाई 11.88 मीटर, और जो लंबाई थी वो चौड़ाई तो थी 7 मीटर इसकी, और जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर, क्लियर है आपके। लगभग 80 मीटर गोलाई में था ऐसे समझ लीजिए भाई आप, 11/7 77 और 3 मीटर इसका और लगा लो, लगभग 3.5-4 मीटर, तो लगभग 80 मीटर का एरिया था ये स्नानागार का, है ना। आगे हम चलें तो अग्निकुंड की बात करते हैं। तो अग्निकुंड कहाँ से मिले थे, लोथल और कालीबंगा से, है ना भाई। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से, तो कैसे याद करोगे, लोक से अग्निकुंड मिले, लोक परलोक, सिंधु घाटी सभ्यता वाला लोक, लो से हो जाएगा लोथल, कैसे हो जाएगा कालीबंगा, तो लोक से क्या मिले, अग्निकुंड मिले, ठीक है ना। चलो, मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली थी, है ना। तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली, पहला प्रश्न तो ये बन रहा है। दूसरा ये है, ये जो 3 मुख वाला देवता था ना, इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, इनके फोटो बने हुए थे, मतलब चित्र बने हुए थे, या फिर जो स्ट्रक्चर थे वो बने हुए थे, ठीक है। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, इन चारों में से पूछ सकता है कि बताइए मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता की मूर्ति के चारों तरफ निम्न में से किस पशु या फिर जानवर का चित्र नहीं था या मुख नहीं था, तो इनमें से आपको याद होना चाहिए, तब आप इस प्रश्न को सही कर सकते हो। आगे देखिए, हड़प्पा की मोहरों में एक व्रिंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है, हड़प्पा की मोहरों के अंदर। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक जो नर्तकी थी उसकी कांस्य की मूर्ति मिली। तो ये प्रश्न है ना, कई बार पूछा गया है, नर्तकी कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मन के बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ो से मिले हैं, ठीक है। मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, लोथल और चन्हूदड़ो से, CL मन के याद कर लेना। मन के ले जाते हुए लोथल में क्या हो गई, भगदड़ हो गई, भगदड़, दड़ आ रहा है ना, भगदड़, मन के ले जाते हुए लोथल में भगदड़ हो गई, तो लोथल में भगदड़ हो गई। लोथल और चन्हूदड़ो ये मन के बनाने के कारखाने थे, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु जो घाटी सभ्यता थी इसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, चित्रों के आधार पर भाव हमें प्रतीत होते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है ये चित्र, है ना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, और
ये लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना, दाईं ओर से बाईं ओर, यूँ, उर्दू की तरह। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास की ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने नगर और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति में बनाए थे घर, और जो नगर वगैरह थे बसाए थे, कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब है कि यानी दरवाजे जो थे वो पीछे की ओर खुलते थे इसके, है ना, दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की ये विशेषता रही है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। ठीक है भाई, गेहूं और जौ का इन लोगों को नॉलेज था और ये व्यापार भी करते थे इनका, और खाने पीने में भी काम में लेते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए चीनी काम में नहीं लेते थे, वो शहद काम में लेते थे। ठीक है, तो मिठास के लिए शहद काम में लेते थे। इसके अलावा रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? चावल के दाने कहाँ से मिले? रंगपुर और लोथल से, है ना। चावल की लोर बैठती है ना, लोर, लो से क्या हो जाएगा? लोथल, और रे से क्या हो जाएगा? रंगपुर। तो चावल लोर याद कर लो, लोर से क्या दिक्कत है, मतलब वैसे याद हो जाएंगे ये तो आपको, रंगपुर और लोथल। ठीक है ना। चावल के दाने कहाँ से मिले? रंगपुर और लोथल से, जिनसे धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं, है ना भाई, धान की खेती ये लोग किया करते थे। इसके अलावा देखो, एक तो सरकोतड़ा, कालीबंगा और लोथल से सिंधु कालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिले हैं। तो घोड़ों के अस्थिपंजर लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनसे मिले हैं, है ना। सुरकोटड़ा और कालीबंगा और लोथल, इन तीनों से क्या मिले हैं? घोड़ों के अस्थिपंजर। आगे देखो, अब आगे हम देखें, तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई यहाँ पे हमारे तो 1/1 की है ना, लेकिन यहाँ पे 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे ये, है ना। यातायात के लिए भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी, बैल लगा करके चलते थे या भैंसा लगा करके चलते थे। इसके अलावा हम देखें, मेसोपोटामिया के एक अभिलेख मिला, वहाँ पे ये लिखा था, मेलुहा शब्द का जो मतलब होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता। तो अगर आपको पूछ ले कि बताइए मेलुहा शब्द से क्या आशय है, तो आप बता देना सिंधु सभ्यता से मतलब है इसका। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में ये हमें पता चलता है। इसके अलावा हम आगे देखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का शासन है ना, वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग के हाथों में हड़प्पा सभ्यता का शासन, तो शासन कौन करता था? वणिक वर्ग करता था। धरती की बात करें तो धरती को ये लोग उर्वरता की देवी मानते थे और इसकी पूजा भी किया करते थे, है ना। तो धरती माता की इज्जत करते थे, ये पूजा करते थे, उर्वरता की देवी मानते थे, क्योंकि यहाँ पर ये फसल वगैरह उगाते थे ना, उसके लिए। पेड़ की पूजा और शिव की पूजा के सबूत यहाँ से मिले हैं, है ना। सिंधु सभ्यता के लोगों को पेड़ की पूजा भी करते थे और इसके अलावा शिव की भी ये लोग पूजा करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, शिव वाला ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता से ये हमें प्रमाण मिले हैं। आगे हम देखें, स्वस्तिक। स्वस्तिक जो होता है, इसके स्वस्तिक चिन्ह जो है ये किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की ही देन है ना भाई, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता की ही ये देन है। स्वस्तिक चिन्ह जो है आज भी हम काम में लेते हैं शुभ अवसरों पर। आगे देखिए, इससे क्या होता है ना, सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, स्वस्तिक चिन्ह से। सिंधु सभ्यता के शहरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मतलब ये मंदिर पूजा में विश्वास नहीं करते थे, केवल ये धरती माता की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती थी। ठीक है, माता को यहाँ पे सर्वोच्च पद भी प्राप्त था सिंधु सभ्यता में, तो मातृ देवी की उपासना होती थी यहाँ पे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। मतलब किस पशु की पूजा करते थे ये लोग? तो कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। क्लियर? देखो यहाँ पे समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था, मतलब माता को महत्व था यहाँ पे दिया हुआ था। स्त्री की जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है ना, उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है ना, माता को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। आगे हम देखें, सैंधव सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना, सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। तो वस्त्र ऊनी हो गए, सूती हो गए। मनोरंजन के लिए सैंधव सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, है ना, शिकार करना और चौपड़ और पासा खेलना, ये काम करते थे मनोरंजन के लिए। मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। ठीक, इसके अलावा हम देखें, कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था।
है ना, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। तो कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर था ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का, जो कि निचले शहर के भी किले से घिरा हुआ था, इसका निचला शहर भी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, है ना, तलवार से परिचित नहीं थे, मंदिर पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे, मंदिरों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है ना, पर्दा प्रथा भी होती थी। इसके अलावा हम देखें शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं भी प्रचलित थी। शवों को जलाने की, जलाते भी थे कोई लोग गाड़ते भी थे। अभी हम देखते हैं कौन, हड़प्पा के अंदर शवों को क्या ना दफनाने की थी और मोहनजोदड़ो के अंदर जलाने की थी, समझ गए। तो दोनों तरह के थे यहाँ पे, हड़प्पा के अंदर तो शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो के अंदर जलाया जाता था। क्लियर, चलो। इसके अलावा हम देखें लोथल और कालीबंगा में काफ़ी युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। युग्म समाधियाँ मतलब जोड़े में एक के साथ एक भी, है ना, ऐसी युग्म समाधियाँ मिली हैं कहाँ से, लोथल और कालीबंगा से। क्लियर। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कोई एग्जामिनर कि बताइए सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है, प्राकृतिक कारण आएगा या तो या बाढ़ आएगा, जो भी आए प्राकृतिक कारण है। आग में पकी हुई मिट्टी जो है ना उसको टेराकोटा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए आप आगे, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो तो एक तरफ तो लिखा हुआ है स्थल, हड़प्पाकालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। एक तरफ खोजकर्ता, जैसे ये है तो इसके खोजकर्ता, ये अवस्थिति, ये कहाँ पे अवस्थित है और महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हुई यहाँ पे। भाई ये वाली जो स्लाइड है ना और ये वाली स्लाइड, दो स्लाइड, इनमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 और 9 और 10, 10 हैं, ये 10 स्थल हैं। इनको याद कर लो, मेरी गारंटी है दोस्तों एक प्रश्न या हो सकता है दोनों प्रश्न इन दो स्लाइड में से ही आ जाएं, है ना। एक तो पक्का है, एक तो आएगा ही आएगा, और एक जो मैंने अभी तक ऊपर पढ़ा दिया है ना वहाँ से लगभग आ सकता है, ठीक है आपका। तो अब देखिए आप, वैसे आप अलग से तैयारी कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को भी देखते रहें, और इस तरह से मैं आपका कवर करवाने वाला ही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो अब हड़प्पा जो है इसका खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कब, 1921 में। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा। अभी कहाँ पे अवस्थित है हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो मोंटगोमरी जिला है ना, यहाँ पे रावी नदी के तट पर अवस्थित है ये, ठीक है ना। इसके अलावा महत्वपूर्ण खोज क्या है, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ यहाँ पे मिली। एक तो एक अन्नागार मिले, बैलगाड़ी मिली, है ना भाई। बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी काम में लेते थे ना ये लोग। इसके अलावा अन्नागार के बारे में भी हमने बात करी। एक बात हमने नहीं करी, वो यहाँ पे आ गई, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ से मिली थी, आपके हड़प्पा से मिली थी, ठीक है। तो हड़प्पा का काम खत्म। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, अब मोहनजोदड़ो को देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, मर्तकों का टीला, ठीक है। तो इसकी खोज किसने करी, राखलदास बनर्जी ने। कब, 1922 में। देखो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में करी, जस्ट 1 ईयर बाद में, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त होने वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। अवस्थिति कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी घाटी के तट पर, ठीक है ना। ये पंजाब प्रांत के मोंटेसरी जिले में है। पंजाब प्रांत तो यहाँ पर भी है, लेकिन लरकाना जिला है, यहाँ पे जिला चेंज हो गया है बस, और बाकी नदी चेंज हो गई है। यहाँ पे रावी नदी थी हड़प्पा में, यहाँ पे सिंधु नदी हो गई है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिला मोहनजोदड़ो में, विशाल स्नानागार जिसके बारे में हमने देखा, अन्नागार भी मिला, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली, देख लिया हमने। पशुपति महादेव की मुहर, ये हमने नहीं देखा तो ये यहाँ पे आ गया। दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े, ये चीज़ें आपको मोहनजोदड़ो से मिली हैं दोस्तों, जिसको मर्तकों का टीला कहा जाता है। ये विशेष यहाँ के आविष्कार हैं, आविष्कार कह दीजिए, महत्वपूर्ण खोज कह दीजिए। विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे आगे हम देखें सूतकांगेडोर, ये एक क्षेत्र है सूतकांगेडोर। तो इसकी खोज किसने करी, स्टीन ने करी 1929 के अंदर। 1929 में स्टीन ने सूतकांगेडोर की खोज करी। कहाँ पे स्थित है, ये भी पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान के अंदर दास्त नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से दास्त नदी जो है ना उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है ना, तो सूतकांगेडोर।
तो यहाँ पे क्या क्या मुख्य है, यहाँ पे मिलने वाला हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था, ऐसे यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे हम चलें चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो के बारे में बात करें तो इसकी खोज जो है ना दोस्तों, एन.जी. मजुमदार के द्वारा की गई थी। किसकी खोज? चन्हुदड़ो की खोज एन.जी. मजुमदार के द्वारा करी गई। कब? 1931 के अंदर, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत के अंदर इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। ये आज की डेट में हम देखें तो सिंधु नदी का जो तट है यहाँ पे सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है। ये भी अब तक के सारे पाकिस्तान में है भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या मिला? मनके बनाने की दुकान और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने की दुकान और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी यहाँ पर मिले हैं। कहाँ से? चन्हुदड़ो से। आगे हम देखें आमरी, एक शहर था आमरी क्षेत्र, इसके बारे में इसकी खोज करी एन.जी. मजुमदार ने। कब? 1935 में। 1935 में एन.जी. जो मजुमदार थे, इन्होंने आमरी की खोज करी। सिंधु नदी के तट पर है ये भी। तो हिरण के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, है ना। नॉर्मल सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिरण के साक्ष्य कहाँ से मिले? आमरी से मिले। खोज किसने करी इसकी? एन.जी. मजुमदार ने, और सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है ये, ठीक। अब देखिए आगे कालीबंगा या कालीबंगन, इसकी खोज घोष ने करी थी। अमलानंद घोष का नाम सुनते हैं। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए कालीबंगा को याद करना। कब करी थी घोष? 1953 के अंदर खोज करी थी इसकी घोष के द्वारा। क्या क्या मिले? 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अग्निवेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल। कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल, ठीक है। तीनों याद होने चाहिए आपको। इसके अलावा हम देखें लोथल, आर राव के द्वारा खोज करी गई 1953 के अंदर, लोथल की, है ना। गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इतना याद रख लेना, गुजरात से संबंधित है लोथल का। लोथल का संबंध कहाँ से? गुजरात से। खोज किसने करी? आर राव ने करी 1953 के अंदर, है ना। क्या क्या मिला ये इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित बंदरगाह, है ना, और गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं और शतरंज का खेल। 5 चीज़ें यहाँ से मिली हैं, ठीक है। मानव निर्मित बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह मतलब कह सकते हो, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं और शतरंज का खेल। कहाँ से मिले? लोथल से मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आगे चलते हैं सुरकोतड़ा, किसके द्वारा खोज करी गई इसकी? इसकी खोज जेपी जोशी ने करी थी दोस्तों। कब? 1964 के अंदर। 1964 में जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? कहाँ पे की गई? गुजरात के अंदर। तो ये 2 क्षेत्र गुजरात के हैं, लोथल और सुरकोतड़ा, दोनों गुजरात के हैं। यहाँ पे क्या मिला? घोड़े की हड्डियाँ और मनके, ठीक है। घोड़े की हड्डियाँ और मनके सुरकोतड़ा से, ठीक, गुजरात से। आगे चलते हैं अपन बनवाली, एक क्षेत्र है बनवाली। कौन सा है भाई? या बनावली कह सकते हो इसको, बनावली, ठीक। देखो इसकी खोज किसने करी? आर.एस. विष्ट ने करी। कब करी? 1974 के अंदर करी। 1974 में किसने करी बनावली की खोज? आर.एस. विष्ट ने। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ये, है ना। हरियाणा का जो हिसार जिला है। क्या क्या मिला? मनके, जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। मनके लगभग सभी में कॉमन आ रहे हैं ना, तो ये मनके तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। मनके जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य है। अंतिम देखो धोलावीरा, इंपॉर्टेंट भी है धोलावीरा। ये भी खोज आर.एस. विष्ट ने करी थी। 2 की खोज आर.एस. विष्ट ने करी, 1985 में करी, इसकी 1974 में करी। बनावली की खोज तो आर.एस. विष्ट ने 1974 में करी। यहाँ से फ्री हुआ, फिर लग गया दूसरे काम के, धोलावीरा के। 1985 में इसकी खोज कर ली। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है ना। जल निकासी प्रबंधन व्यवस्था काफ़ी खतरनाक थी यहाँ की, और जल कुंड यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। तो धोलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ? जल निकासी प्रबंधन की एक तो तकनीक और एक जल कुंड, ठीक है भाई। ये चीज़ें हो गई हैं। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक था। मुझे नहीं लगता है आपको बहुत बड़ी महाभारत पढ़ने की ज़रूरत है। आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं यहाँ से हर चीज़ को, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी, है ना। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक